हेल्थ से आप समझते क्या हो? तो अगर आप देखेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्या कहता है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से उनका मतलब है कि जब आप है ना हर एक एस्पेक्ट में रिप्रोडक्शन में के मामले में बिल्कुल फिट है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, चाहे वो इमोशनल हेल्थ हो, चाहे वो आपका बिहेवियर हो, चाहे वो सोशल बिहेवियर हो, ठीक है। अगर आप इन सब एक एस्पेक्ट को कवर कर रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके सारे हेल्दी है, आपका जो इमोशनल सेंस है वो एकदम हेल्दी है, सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट है, वो सब कुछ अगर एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन बोलेंगे। अब देखो, इंडिया में आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, इसलिए इंडिया ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए 1951 में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसे हम क्या कहते हैं? फैमिली प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। अब इस फैमिली प्लानिंग ने क्या करना शुरू किया? लोगों को अवेयर करना शुरू किया, ठीक है। और एक प्रोग्राम और स्टार्ट किया गया जिसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम क्या चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनको सेक्स एजुकेशन दी जाए, ठीक है। उन्हें बहुत ही कम एज में राइट इन्फॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। गलत मिथ्स पर वो बिलीव ना करे, मिसकंसेप्शंस को राइट ना माने, ठीक है, सेक्स के बारे में। अब जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में आपको राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपकी जो एडोलेसेंट एज आती है उसके बारे में आपको राइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और आपकी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में मालूम होना चाहिए, ताकि आपको किससे बचाया जा सके? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाया जा सके। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करें, बच्चों को एजुकेट करें, फर्टाइल कपल्स यानी कि जो आगे जाके बच्चों को प्रोड्यूस करने वाले हैं उनको एजुकेट करें, मैरिजेबल एज ग्रुप को इसके बारे में बताया, यानी कि ऐसे लोग जो बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं, प्रेग्नेंट मदर की आपको केयर कैसे करनी है, जब बेबी पैदा हो जाए उसके बाद पोस्ट नेटल केयर मदर की और चाइल्ड की कैसे करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, मेल एंड फीमेल चाइल्ड को आपको किस तरीके से इक्वल ट्रीट करना है, ठीक है। इन सारे के सारे टॉपिक्स पर चाहते हैं हम लोगों को एजुकेट करना, हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि एजुकेट कर सके हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत सारे रेप केसेस देखने को मिलते हैं, सेक्स अब्यूज़ देखने को मिलता है, चाइल्ड मोलेस्टेशन देखने को मिलता है। तो इन सब के बारे में हम लोगों को अवेयर कर सके, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी को क्रिएट कर सके। उसके बाद आपने बहुत बार देखा होगा कि इंडिया में एक प्रॉब्लम है फीमेल फीटिसाइड की। फीमेल फीटिसाइड का मतलब ये होता है कि बच्चे का गर्भ में ही पता लगा लिया जाता है कि वो लड़की पैदा होने वाली है कि लड़का पैदा होने वाला है। अगर वो लड़की पैदा होने वाली है तो उसे पेट में ही मार दिया जाता है, अबॉर्शन करा दिया जाता है। तो आपको पता है एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं एमिनोसेंटेसिस। तो ये जो एमिनोसेंटेसिस टेक्निक है, इसका जो यूज़ था वो था तो बहुत ही अच्छा, लेकिन इंडिया ने इसको एक अलग तरीके से यूज़ किया। ये टेक्निक इसलिए आई थी, आपको पता है जो बेबी होता है वो मदर के पेट के अंदर एक फ्लूइड बैग के अंदर फिल्ड होता है, और उस फ्लूइड बैग में क्या फिल्ड होता है? एमनियोटिक फ्लूइड फिल्ड होता है। ये क्या करता है, इसके अंदर से जब आप फ्लूइड को लेते हो तो आप फीटल सेल को चेक कर सकते हो, ताकि आप पता लगा सको कि इस बच्चे के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, बच्चे को कोई डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल अनीमिया, इस तरीके के जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है। इस वजह से इस टेक्निक को डेवलप किया जाता था, ठीक है। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इस टेक्निक का इंडिया में इस्तेमाल हुआ ये जानने के लिए कि बच्चे का सेक्स क्या है, गर्ल चाइल्ड है कि बॉय चाइल्ड है, और अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसे पेट में ही मार दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए इंडिया ने क्या किया, इस वाली टेक्निक को बैन कर दिया है। अगर आप जाएंगे कभी भी, आप हॉस्पिटल में ध्यान देंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर लिखा रहता है कि यहाँ पर बच्चे का सेक्स नहीं बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद है ना सहेली, जो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए जो यूज़ की जाती है, उसको किसने डेवलप किया? CDRI ने डेवलप किया। CDRI का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर स्टैब्लिश्ड है? लखनऊ, इंडिया में। तो आपको मालूम होना चाहिए CDRI की फुल फॉर्म क्या है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, और इन्होंने क्या डेवलप किया। एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इन्होंने डेवलप की फीमेल के लिए, जिसका नाम है सहेली। उसके बाद पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपने बहुत बार कुछ टर्म सुनी होगी, जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? तो जब बहुत सारा बर्थ हो रहा होता है, बच्चों का बर्थ हो रहा होता है, तो उस दौरान अगर मदर की डेथ हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं।
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है जितने बच्चे पैदा हुए उनमें से कितने इन्फेंट अब नहीं रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ये ट्राई करती है कि हम अपने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को बहुत डिक्रीज करें, कम से कम करें, ठीक है। और इसको हम किस तरीके से कवर करने की कोशिश करते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, इन सब को कम कर सके, कम से कम मदर्स की डेथ हो, कम से कम बच्चों की डेथ हो, वो भी जब बच्चे का बर्थ हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट किस बात पे ध्यान दिया, आपने बहुत बार ये स्टेटमेंट सुना होगा, हम दो हमारे दो, यानी कि एक छोटी फैमिली पे आपको फोकस करना है, ठीक है, यानी कि 2 पेरेंट्स हैं और उनके 2 बच्चे होने चाहिए। उसके अलावा मैरिजेबल एज को इंक्रीज करने की बात कही गई। आपको पता है इंडिया में अभी शादी करने के लिए फीमेल की एज 18 साल है और मेल की एज जो है 21 साल है, ठीक है। और उन लोगों को इंसेंटिव दिया जाता है जो स्मॉल फैमिलीज रखना पसंद करते हैं। अब आपको पता है कॉन्ट्रासेप्शन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हम आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किसको मानते हैं, जो यूज़र फ्रेंडली हो, यानी कि जो लोग उसे इस्तेमाल करने वाले हैं वो उसे बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सके, ईजिली अवेलेबल हो। देखो कोई कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है वो बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन वो हर जगह अवेलेबल ही ना हो तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता ना उसका। तो बहुत ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, रिवर्सिबल होना चाहिए और कोई भी साइड इफेक्ट्स उसके नहीं होने चाहिए, और अगर कोई साइड इफेक्ट है तो वो बहुत ही कम होने चाहिए, ठीक है। और ये किसी भी तरीके से आपकी सेक्सुअल ड्राइव के साथ इंटरफेयर ना करे, आपकी डिज़ायर्स के साथ इंटरफेयर ना करे, ठीक है। उसके बाद है ना बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो अवेलेबल है, जिनको हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इनमें से कुछ मेथड तो है नेचुरल और ट्रेडिशनल जो बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, कुछ है बैरियर मेथड, कुछ है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट, सर्जिकल मेथड। अब एक एक करके हम इन सारे मेथड्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेथड है नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड का मतलब होता है ऐसे मेथड जो बहुत पुराने टाइम से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसमें आपका कोई रोल नहीं होता, ये नेचर की तरफ से है, यानी कि अगर आप बस उन बातों का ध्यान रखोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहला है पीरियोडिक एब्सेंटेज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कपल्स को ये बोला जाता है कि आपको है ना सेक्स करने से बचना है, कब, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 से 17 दिन के बीच का पीरियड चल रहा है, क्योंकि आपको पता है जो हमारा ओव्यूलेशन है वो अराउंड 14 दिन पे होता है, ठीक है। तो एग्जैक्ट 14 दिन तो हम नहीं काउंट कर सकते कि कौन सा दिन एग्जैक्ट 14 दिन बैठ रहा है, कुछ लोगों में वो 15वें दिन भी हो सकता है, कुछ में 16वें दिन भी हो सकता है। तो लोगों को बोला जाता है कि जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 से 17वां दिन चल रहा हो उस दौरान आपको क्या करना है, इंटरकोर्स से बचना है, ताकि क्योंकि इस पीरियड पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का चांस बहुत हाई होता है, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। यानी कि अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है, लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं तो ये वर्स्ट टाइम है, ठीक है। तो कंसेप्शन को प्रिवेंट किया जा सके, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जा सके, उसके लिए सबसे पहला मेथड तो है पीरियोडिक एब्सेंटेंस, ये एक नेचुरल मेथड है। उसके बाद दूसरा मेथड है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स। तो इसमें क्या होता है, मेल पार्टनर जो होता है वो अपने पेनिस को इजैकुलेशन से जस्ट पहले जो है विड्रॉ कर लेता है, बाहर निकाल लेता है, ताकि क्या ना हो पाए, फीमेल जो है वो इनसेमिनेट ना हो पाए, स्पर्म जो है वो वेजाइना के अंदर एंटर ना कर पाए, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स बोलते हैं। देखो ये 100% सक्सेसफुल नहीं होता है, ठीक है। समटाइम अगर आप थोड़े भी लेट हो गए तो क्या होगा, प्रेगनेंसी कॉज हो जाएगी। नेक्स्ट है लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो यानी कि आपको पता है जब एक मदर बेबी को बर्थ करती है और जब तक वो उसे फीड कर रही होती है अराउंड 6 महीने 8 महीने, ठीक है, तब तक उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आ रही होती है, ठीक है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा होता है, इस टाइम कोई पीरियड्स नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो पीरियड है ये सेफ पीरियड है, इस टाइम पे आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे। लेकिन ये है ना हमेशा ट्रू नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस टाइम पर पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे नेचुरल मेथड है ना, इनके फेल होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, ठीक है। ये थे हमारे 3 नेचुरल मेथड। उसके बाद है हमारे आर्टिफिशियल मेथड, हमारे बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड में क्या होता है, हम ये ट्राई करते हैं कि ओवम जो है वो स्पर्म तक ना पहुंच पाए, ठीक है, उनके बीच में कोई बैरियर आ जाए। तो सबसे बेस्ट बैरियर है कॉन्डम्स। तो कॉन्डम्स क्या होते हैं, वो एक रबड़ से मिलके बने होते हैं, ठीक है, लेटेक्स से बने होते हैं, और ये क्या करते हैं, पेनिस को कवर करते हैं मेल की बॉडी में। और फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं, ठीक है। फीमेल कॉन्डम्स क्या करते हैं, उसको आप फीमेल की सर्विक्स में इंसर्ट कर देते हैं, और उससे क्या होता है, जो सीमन इजैकुलेट हुआ वो फीमेल की बॉडी में एंटर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो एक बहुत पॉपुलर ब्रांड जो है वो कौन है, निरोध है, ठीक है। इनका यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, क्यों, क्योंकि एक तो ये क्या करते हैं, सबसे ईजी मेथड है,
इजीली अवेलेबल है। उसके अलावा क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से आपको बचाने का काम करता है। ठीक है, इजीली डिस्पोज कर सकते हैं इनको, आप खुद से आप यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़र को बहुत सारी प्राइवेसी भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद दूसरे कुछ मेथड जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है डायफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। ठीक है, ये कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो रबड़ से मिलके बने होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करने का काम करते हैं। ये भी रीयूजेबल है और इस टाइम है ना, हम स्पर्मिसाइडल क्रीम्स और जेली का भी इस्तेमाल करते हैं इन बैरियर्स के साथ, ताकि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर सके। देखो, स्पर्माइडोसिल क्रीम जो है वो क्या करेगी, जैसे ही स्पर्म एंटर करने की कोशिश करेगा उसको किल कर देती है, स्पर्म को किल करने का काम करती है। तो ये भी हमारा एक मेथड है प्रेगनेंसी अवॉइड करने का। उसके बाद आते हैं हमारे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। तो ये जो डिवाइसेस है ये डॉक्टर्स और एक्सपर्ट की मदद से वजाइना में इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जो है वो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज की फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। आपको कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज भी मिल जाएंगे, उनके नाम क्या है, CUT, CU7। ठीक है, मल्टी लोडेड 375, हार्मोन रिलीजिंग भी मिल जाएंगे। अब ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस किस तरीके से प्रिवेंट करते हैं ये देखते हैं। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि जैसे ही स्पर्म जो है वो यूट्रस के अंदर जाता है ये उनको खा जाते हैं। ठीक है, फैगोसाइटोसिस कर देते हैं स्पर्म का, ये इनका वर्क करने का एक मेथड है। दूसरा क्या है, मैंने बताया कॉपर रिलीज करते हैं ये। तो कॉपर आयंस क्या करते हैं, जैसे ही कॉपर आयन रिलीज होते हैं वो स्पर्म की मोटिलिटी को बहुत कम कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म की जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है, उसे जो ट्रैवल करके ओवम तक पहुंचना था वो बहुत डिक्रीज हो गई। तो इस वजह से अब वो नहीं पहुंच पाएगा। तीसरा क्या है, मैंने आपको बताया कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होते हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करने का काम करते हैं और ये हमारे यूट्रस के अंदर है ना अनसूटेबल माहौल बना देते हैं। यानी कि सर्विक्स जो है उसके अंदर ऐसे हार्मोन्स उसने रिलीज कर दिए कि जैसे ही स्पर्म वहां पर एंटर करेगा उसके लिए बहुत ही हॉस्टाइल सिचुएशन हो जाती है, वो वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता है, सर्वाइव नहीं कर पाता है। इन 3 तरीकों से हमारे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का काम करते हैं। उसके बाद आते हैं पिल्स। तो आपने देखा होगा बहुत बार लोग क्या करते हैं, अगर उन्होंने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है और उन्हें लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं तो वो पिल्स ले लेते हैं। पिल्स एक्चुअली क्या होती है, या तो वो प्रोजेस्ट्रॉन से बनी होती है या फिर प्रोजेस्ट्रॉन एंड ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है उनके कॉम्बिनेशन को मिला के क्या बनाई जाती है, पिल्स बनाई जाती है। ठीक है, तो ये टैबलेट्स होती हैं और ये टैबलेट आपको डेली लेनी होती है, कब तक, 21 दिन तक। ठीक है, जैसे कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके पहले दिन से आपने इसे लेना शुरू कर दिया, उसके बाद है ना आप 7 दिन का गैप देते हो जिस टाइम आपका मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है, आपके पीरियड्स हो रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको क्या करते रहते हो, रिपीट करते रहते हो। ये क्या करती है, आपकी बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन कोई नहीं होने देती है, इम्प्लांटेशन को भी नहीं होने देती है। लेकिन अगर आप बहुत सारे पिल्स का इस्तेमाल करते हो ना, ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, जब बाद में आप मदर बनना चाहेगी तो ये आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि ये क्या करती है, ये हार्मोन्स है, आपको पता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन भी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अगर उसका बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर बढ़ती जा रही है, बढ़ते जा रहे हैं वो, तो क्या होगा, आगे जाके आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आए करेंगी। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि आपको पिल्स का यूज़ हमेशा नहीं करना है। अब कॉन्ट्रासेप्शन के लिए एक जो पिल बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सहेली बोलते हैं। ये एक नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है और इसको है ना हफ्ते में आपको सिर्फ एक बार लेना है। इसके बहुत कम साइड इफेक्ट है और बहुत हाई वैल्यू रखती है, यानी कि प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए बहुत अच्छी है ये। उसके बाद आते हैं प्रोजेस्ट्रॉन को, अगर आप ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में इंजेक्शन की तरह ये ले लेते हैं। अगर फीमेल क्या कर रही है, अपनी बॉडी के अंदर वो क्या कर रही है, प्रोजेस्ट्रॉन एंड ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन का इंजेक्शन लगवा रही है, तो वो क्या कर देगी, अपनी प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकती है। उसके बाद आते हैं हमारे स्टरलाइजेशन मेथड, सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड में हम क्या करते हैं, 2 मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, एक है वेसेक्टॉमी और एक है ट्यूबेक्टॉमी। तो वेसेक्टॉमी के अंदर हम क्या करते हैं, ये मेल्स के अंदर सर्जरी की जाती है। मेल्स की जो वॉस डिफरेंस है, आपको पता है वॉस डिफरेंस के थ्रू ही जो है स्पर्म ट्रैवल करके जाने वाला था उसको रिमूव किया जाता है और उनको बांध दिया जाता है। ठीक है, अब आपने वहां पर क्या कर दिया, उसको बांध दिया है, तो यहाँ से क्या होगा, स्पर्म ट्रैवल करके पहुंच ही नहीं पाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग है ना वेसेक्टॉमी कब कराते हैं, जैसे कि सोचो उन्हें है ना 2 बच्चे चाहिए थे, उनके 2 बच्चे हो चुके हैं, तो वो क्या करते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि बार बार उन्हें डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड इस्तेमाल ना करने पड़े, तो वो क्या करा लेते हैं, सर्जरी करा लेते हैं। फिर आता है ट्यूबेक्टॉमी। तो ट्यूबेक्टॉमी किसके अंदर किया जाता है, फीमेल के अंदर किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब को जो है उसका स्मॉल पार्ट रिमूव किया जाता है और उसको बांध दिया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, ओवा जो रिलीज हुआ ओवरी से वो पहुंच ही नहीं पाएगा,
वो नहीं पहुंच पाएगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बेबी कैसे हो सकता है। ठीक है, अब ये जो टेक्निक्स है ये हाईली इफेक्टिव है, लेकिन इनकी रिवर्सिबिलिटी जो है बहुत, सोचो आपको बाद में लगा कि आपको और बच्चे चाहिए तो इसको रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपके जो बाकी मेथड मैंने आपको बताया कॉन्ट्रासेप्शन के जो बाकी मेथड है वो रिवर्सिबिलिटी उनका हाई रहता है। अब जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड है इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर आप पिल्स ले रहे हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी फीमेल होती हैं उनको वॉमिटिंग आने लग जाती है, पेट में दर्द होने लग जाता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लग जाती है। ठीक है, इवन कभी कभी तो देखा जाता है इन सब की वजह से उसे ब्रेस्ट कैंसर तक देखने को मिलता है। उसके बाद एक टर्म होता है MTP। MTP का फुल फॉर्म क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर आपने सुना होगा जिसको हम कॉमनली अबॉर्शन भी बुलाते हैं, तो ये क्या है, अपनी प्रेगनेंसी को वॉलंटरी टर्मिनेट करना, यानी कि बेबी जो है उसका डेवलपमेंट फुल नहीं हुआ था, फुल टर्म होने से पहले अगर आपने बेबी को अबॉर्ट कर दिया है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन इसको हम कहते हैं, MTP हम कहते हैं। तो MTP लोग क्यों करना पसंद करते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किन केसेस में किया जाता है? तो सबसे पहला रीजन होता है अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए। सोचिए आपके पास है ना ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, आप और बच्चे नहीं चाहते इसलिए आप ऐसा नहीं चाहते। उसके अलावा क्या है, अभी आप मैरिड नहीं है, सोशली एक्सेप्टेड नहीं है आपका रिलेशनशिप, इसलिए आप बेबी को टर्मिनेट कर दे रहे हैं। उसके अलावा क्या है, कभी कभी कुछ केसेस में डॉक्टर्स आपसे कहते हैं कि जो ये प्रेगनेंसी है ये मदर की हेल्थ के लिए बहुत ही जानलेवा हो सकती है, जो मदर है उसकी जान जा सकती है, उस केसेस में भी अबॉर्शन बोला जाता है। उसके अलावा कभी कभी आपने देखा है रेप सर्वाइवर जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, जिसका रेप हुआ वो प्रेग्नेंट है, अब ऑब्वियसली सी बात है वो उस बेबी को कैरी नहीं करना चाहेगी, तो उसको भी अलाउ किया जाता है कि वो इसको अबॉर्ट कर सकती है। ठीक है, और बहुत सारे केसेस में हम इसका बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं। अबॉर्शन को बनाया गया था इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग इसका इलीगल यूज़ करते हैं। जब उन्हें पता चल जाता है कि पेट में लड़की है तो उसे मारने के लिए वो क्या करते हैं, MTP का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा है ना, भले ही MTP जो है वो अलाउड है, आप अबॉर्शन करा सकते हैं, लेकिन कुछ गाइडलाइंस है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम तक ही आप अबॉर्शन करा सकते हैं। अगर उससे लेट आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो आप अबॉर्शन नहीं करा सकते, क्योंकि वो आपकी जान के लिए भी जो है जानलेवा हो जाता है। उसके बाद आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो आपको पता है हम जो बहुत सारे बैरियर मेथड इस्तेमाल करते हैं उनका एक रीज़न तो होता है प्रेगनेंसी से बचना, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती है जो आप सेक्स के दौरान अपने पार्टनर से जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी कि आप अपने पार्टनर को बीमारी दे सकते हैं, आपके पार्टनर आपको बीमारी दे सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं, वेनेरल डिजीज़ बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बोलते हैं। तो बहुत सारी बीमारियाँ जैसे कि गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनाइटल हर्प्स है, ठीक है, जेनाइटल वॉर्ड्स है, ट्राइकोमोनियासिस है, हेपेटाइटिस है, HIV है, ये सारी कैसी बीमारियां हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर आती है। ठीक है, अब जो HIV और हेपेटाइटिस है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के थ्रू फैल सकता है। उसके अलावा अगर एक इंसान जो इन्फेक्टेड है उसका यूज़ किया हुआ निडल, उसके यूज़ किए हुए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो भी आपको हो सकता है। अगर एक इन्फेक्टेड पेशेंट का ब्लड आपको चढ़ा दिया जाए तो भी आपको हो सकता है, और अगर मदर को है तो वो भी फीटस को ये बीमारियां ट्रांसफ़र कर सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स और HIV के अलावा बाकी के जो इन्फेक्शंस हैं उनको हम कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं अगर टाइमली आपने उनको डिटेक्ट कर लिया। लेकिन ये 3 ऐसी बीमारियां हैं जिनको अगर आपने डिटेक्ट भी कर लिया ना, इनको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, ऊपर से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, इनमें जो शुरू में सिम्टम्स आते हैं वो बहुत ही नॉर्मल होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नॉर्मल सा यूरिन इन्फेक्शन हो गया होगा, क्या होगा, आपको इचिंग हो रही होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा होगा, थोड़ा सा पेन हो रहा होगा, स्वेलिंग हो रही होगी आपके जेनाइटल रीजन में। तो आप इसको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या सोचते रहते हैं कि थोड़ा सा इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, शायद यूरिन इन्फेक्शन है। ठीक है, इसलिए ना बहुत लंबे टाइम तक जो है लोग टेस्ट ही नहीं कराते। इवन अगर आप भी देखेंगे ना, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो बहुत सारे लोग जब तक वो बीमार ना पड़ जाए कभी अपनी नॉर्मल टेस्टिंग कराते ही नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए कभी खुद को टेस्ट करते ही नहीं है। इवन इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है, बट बहुत सारी बाहर की कंट्रीज़ को अगर आप देखोगे ना, वहाँ ये मैंडेटरी है कि जब आप शादी करते हैं तो आपको अपने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की हिस्ट्री एक दूसरे पार्टनर को बतानी चाहिए। ठीक है, अब उसके अलावा यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है, लोग इसको इसलिए भी वो करते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना, इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा
इनके इन टॉपिक्स के बारे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती है, इसलिए लोग है ना अपनी मम्मी को बताने से डरते हैं, अपनी फैमिली को बताने से डरते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के साथ यहाँ पर बहुत सारे सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है, आपने टाइमली डिटेक्शन नहीं किया, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे और आपको क्या हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती हैं, आपको अबॉर्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टिल बर्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। स्टिल बर्थ का मतलब होता है जो बेबी है वो पहले से ही मदर की बॉडी में मर जाता है और जब बाहर आता है तो उसकी डेड बॉडी बाहर आती है। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम आने जाती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है, आपको पता है बेबी का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, लेकिन उसे इम्प्लांट कहाँ जाके होना होता है, यूट्रस पे होता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही बेबी जो है वो ग्रो करने लग जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से फेलोपियन ट्यूब के फटने का खतरा बढ़ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। बहुत सारे केसेस आप देखोगे आजकल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर देखने को मिल रहा है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो लोग जो है वो अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर रिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं करते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल अगर आप बिहेव नहीं करेंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, बिना किसी का साइड इफेक्ट जाने उस चीज़ को इस्तेमाल करते रहते हैं, पिल्स का मल्टीपल यूज़ करते हैं और एक बहुत लेटर टाइम पे जाके उन्हें पता चलता है कि उसके अंदर इतने सारे हार्मोन्स थे, आपकी बॉडी का सारा हार्मोनल इम्बैलेंस उसने बिगाड़ दिया और आपका जो पूरा यूट्रस ट्रैक्ट था, यूटीआई ट्रैक्ट था, वो पूरा का पूरा क्या हो गया है, बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट हो गया है। ठीक है, तो आपको ये सारी मेडिसिन, ये सारे मेथड्स डॉक्टर से बात करके ही यूज़ करने चाहिए। प्रिवेंशन के क्या क्या तरीके हैं, सबसे पहले आपको ट्राई करने चाहिए कि आपके मल्टीपल पार्टनर्स ना हो, अननोन पार्टनर्स ना हो, जिनकी हिस्ट्री आप नहीं जानते हैं, जिनके नेचर को आप नहीं जानते हैं, उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स मत कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक होगा। आपको हमेशा ये ट्राई करनी चाहिए कि आपको बैरियर मेथड का इस्तेमाल करना है और उसमें से सबसे बेस्ट होता है कॉन्डम्स, क्योंकि ये प्रेगनेंसी तो अवॉइड करता ही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाने में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। देखो, वसेक्टॉमी या ट्यूबेक्टॉमी आपको प्रेगनेंसी से बचा देंगे, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बचा पाएंगे। पिल्स आपको नहीं बचा पाएंगी, वॉल्ट्स, डायफ्राम, आईयूडीज आपको नहीं बचा पाएंगे, लेकिन कॉन्डम्स जो है वो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचा सकते हैं। ठीक है, और अगर कभी आपको 0.1% भी डाउट हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाकर डिटेक्शन कराना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए, डायग्नोसिस अपना कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइमली डिटेक्ट कर लेंगे तो आपको बचाना ईजी होता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इनफर्टिलिटी, जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपने देखा होगा आजकल है ना, कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो आईवीएफ वर्ड जो है वो हमें सुनने को ही नहीं मिलता था। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, आईवीएफ टेक्निक बोलते हैं, जिसके थ्रू बहुत सारे लोग जो है वो पेरेंट्स बन रहे हैं। तो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है ऐसे कपल्स जो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो सेक्स भी कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी उनका बेबी नहीं पैदा हो पा रहा है, जिसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कभी कभी आपकी फिजिकल हेल्थ ख़राब है इसलिए ऐसा हो रहा है, कभी कभी आपको मेंटल हेल्थ इशू है इस वजह से ऐसा हो रहा है, आप ड्रग्स ले रहे हो, आप बीमारियों से गुजर रहे हो, आपको इम्यूनोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज अगर है तो भी आप इनफर्टिलिटी का इशू जो है वो फेस कर सकते हो। अब देखो, ऐसे कपल्स को हेल्प करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, क्योंकि साइंस जो है वो सबकी हेल्प करने के लिए एकदम रेडी रहता है। तो कौन सी टेक्निक का हम यूज़ कर सकते हैं, तो ART का मतलब होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इस्तेमाल करते हैं, IVF का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन हम करते हैं बॉडी के बाहर, और जब बेबी एम्ब्रियो स्टेज पे पहुंच जाता है उसे मदर की बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो वाइफ है उससे क्या लिया जाता है, ओवम लिया जाता है, जो हस्बैंड है उससे क्या लिया जाता है, स्पर्म लिया जाता है। उनका फर्टिलाइजेशन जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर किया जाता है। जब वो जाइगोट बन जाता है, ठीक है, जाइगोट जब 8 ब्लास्टोमर्स तक पहुंच गया है, उसको आपको फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर दिया जाता है, इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, जिफ्ट भी बोलते हैं। उसके बाद एम्ब्रियो अगर 8 ब्लास्टोमर से भी ज़्यादा ग्रो कर चुका है तो उसमें हम क्या करते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, यानी कि सीधा का सीधा बेबी को हम कहाँ पर इम्प्लांट करेंगे, फीमेल के यूट्रस पर इम्प्लांट करेंगे, वहीं उसे ग्रो करना होता है। ठीक है, तो आपको ART का फुल फॉर्म याद रखना है, IVF का फुल फॉर्म याद रखना है, जिफ्ट का फुल फॉर्म याद रखना है और IUT का फुल फॉर्म याद रखना है। उसके बाद जब आपने एम्ब्रियो जो है वो इन विवो फर्टिलाइजेशन उनका किया, ठीक है, जहाँ पर इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है,
जो गेमीट का ट्रांसफर है वो कहाँ पर हुआ है, फीमेल की बॉडी के अंदर हुआ है, ठीक है। तो ऐसी फीमेल को भी हम इसकी मदद से हेल्प कर पाते हैं जो वैसे कंसीव नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो आपने क्या किया, किसी फीमेल से ओवम को कलेक्ट किया, ठीक है, और उसको कहाँ पर इम्प्लांट कर दिया, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। ऐसी फीमेल के अंदर हमने उसे इम्प्लांट कर दिया जो नॉर्मली कंसीव नहीं कर सकती थी, नॉर्मली उसकी बॉडी जो है वो ओवा को प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी, उसकी बॉडी की जो सिचुएशन है वो फर्टिलाइजेशन के लिए बेटर नहीं है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है कि किसी की जो बॉडी है वो तो एकदम फिट है और किसी की बॉडी जो है वो फिट नहीं है। देखो इसके लिए है ना बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही लेट स्टेज में शादी करते हैं जिसकी वजह से आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, आपके अंदर जो ओवर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि फीमेल की बॉडी में लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक रीज़न ये होता है। दूसरा रीज़न होता है अगर फीमेल जो है वो ड्रग्स लेती है, स्मोकिंग करती है, ड्रिंकिंग करती है, तो आपको पता है हमारी फेलोपियन ट्यूब के अंदर है ना हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो ओवा की मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये सारी हैबिट्स भी क्या करती है, आपके सीलिया को जो है स्टेशनरी बना देती है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं, तो ओवा की मूवमेंट में हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा है अगर आपने एक्सेसिव यूज़ किया है, पिल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से अब आपका जो पूरा यूट्रस है, सर्विक्स है, वो हमेशा होस्टाइल कंडीशन में ही रहते हैं और आप कंसीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और सम टाइम है ना, इनमें से कोई भी केस नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो एकदम राइट रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी है, ना वो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, ना ड्रग्स लेते हैं, ना उन्होंने बहुत सारी पिल्स ली है, बट उनको नेचुरली ये इशू है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात है अगर साइंस की हेल्प से उनकी हेल्प हो पा रही है। उसके अलावा कुछ और मेथड जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्पर्म को डायरेक्टली ओवम में इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि स्पर्म तो बॉडी में बन रहा है लेकिन वो सही से जाके फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, जब उसे नेचुरली चांस दिया गया तो वो नहीं कर पा रहा है, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, स्पर्म को डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। इनफर्टिलिटी के जो केस है वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि मेल पार्टनर जो है वो फीमेल को राइटली इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, मेल की बॉडी के अंदर लो स्पर्म काउंट है, ठीक है। अब ऐसे वाले केस में हम क्या करते हैं, जहाँ पर लो स्पर्म काउंट है या सही से इंसेमिनेशन नहीं हो पा रहा है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मेल से या फिर किसी हेल्दी डोनर से। अगर आपने विक्की डोनर मूवी देखी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी हेल्दी डोनर से या फिर उसी फादर से क्या करते हैं, स्पर्म को कलेक्ट करते हैं और उसको डायरेक्टली वजाइना के अंदर फ्यूज कर देते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं। ये उस केस में किया जाता है जब नेचुरली वो खुद ट्राई कर रहे थे तो ऐसा नहीं हो पा रहा था। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।